हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से हम एक नई टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डाइसैकेराइड, और यहाँ पर हम डाइसैकेराइड के एक उदाहरण की बात करेंगे। डाइसैकेराइड का एक बहुत फेमस उदाहरण होता है माल्टोस, और यह उदाहरण आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से समझाया है। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से संबंधित आपके दिमाग में दोबारा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं माल्टोस। माल्टोस का अणुसूत्र होता है C12H22O11। पिछली वीडियो में हमने सुक्रोज को पढ़ा था और सुक्रोज का भी अणुसूत्र हमने देखा था C12H22O11। तो ध्यान रखें, सुक्रोज और माल्टोस दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं। माल्टोस एक डाइसैकेराइड है जिसका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। इसे स्टार्च के डायस्टेज एंजाइम द्वारा या एमाइलेज एंजाइम द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो यदि हमको माल्टोस प्राप्त करना हो तो हम स्टार्च को लेते हैं और स्टार्च का जल अपघटन कराते हैं एमाइलेज एंजाइम द्वारा या फिर डायस्टेज एंजाइम द्वारा। तो जल अपघटन के बाद स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। माल्टोज अम्लीय जल अपघटन पर 2 अणु अल्फा डी ग्लूकोज देता है। तो यदि हम माल्टोज लें और माल्टोज का अम्लीय जल अपघटन कराएं तो इससे 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं, और इसी आधार पे हम माल्टोज को डाइसैकेराइड कहते हैं। आप जानते हैं डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त हो रहे हों। तो यहाँ पे हमने माल्टोस लिया जिसका अणुसूत्र है C12H22O11। इसका जल अपघटन कराया तो इससे अल्फा डी ग्लूकोज का एक अणु और प्लस अल्फा डी ग्लूकोज का एक दूसरा अणु, यानी 2 अणु अल्फा डी ग्लूकोज के प्राप्त हो रहे हैं, और इस आधार पे हम कहेंगे कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अब यदि माल्टोज की संरचना को हम समझें तो आप समझ सकते हैं कि जब माल्टोज के अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बन रहे हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु को यदि एक साथ जोड़ दें तो शायद माल्टोज बन जाए। क्लियर बात है, बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु को लेंगे और इनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे जल का एक अणु बाहर हो जाएगा और हमको माल्टोस प्राप्त होगा। यानी कि यह विक्रिया उल्टी दिशा में हम करा दें तो हमको माल्टोस प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि माल्टोज में जब हम जल जोड़ दे रहे हैं तो इससे ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं। तो ग्लूकोज के 2 अणु लेकर इसमें से जल का एक अणु बाहर कर दें तो हमको माल्टोस प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज के जो 2 अणु लेंगे, यानी कि हम कौन से प्रकार का ग्लूकोज लेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज के जब 2 अणु लेंगे तो उन दोनों अणु को किस प्रकार से जोड़ेंगे, यानी कि पहले अणु का कौन सा कार्बन दूसरे अणु के किस कार्बन से जोड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज की एक अणु का C1 कार्बन यानी पहला कार्बन दूसरे अणु के C4 यानी चौथे कार्बन से जुड़ता है। तो एक अणु के पहले कार्बन दूसरे अणु के चौथे कार्बन के बीच जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देंगे तो माल्टोस का निर्माण होगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं फिगर से। तो देखिए यहाँ पर हमने अल्फा डी ग्लूकोज का एक अणु लिया है और अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा अणु लिया है। अल्फा डी ग्लूकोज की इस अणु का पहला कार्बन यह है और इसका चौथा कार्बन। अभी हमने पढ़ा कि जब अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु हों और एक अणु का पहला कार्बन दूसरे अणु के चौथे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाए तो माल्टोस का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले कार्बन को हम चौथे कार्बन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो इन कार्बन परमाणुओं के OH जो समूह होते हैं यही आपस में क्रिया करते हैं और यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकलता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इन 2 अणुओं को लिखा है। अब यहाँ से हम जल के एक अणु को बाहर करेंगे और जल के एक अणु के बाहर होने के बाद कुछ अवस्था ऐसी प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला कार्बन था इसका OH समूह चला गया
और यहाँ पे इस चौथे कार्बन के OH समूह से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो अवस्था ऐसी आ गई कि इस पहले कार्बन का OH गायब और यहाँ से OH के साथ जो H था यह गायब हो चुका है। और इस प्रकार इस कार्बन की एक संयोजकता बिगड़ चुकी है और हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता गायब हो चुकी है। तो अब ये कार्बन और ऑक्सीजन अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए एक साथ बॉन्ड बना लेंगे और इसी बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से यदि हम बनाएं तो ऑक्सीजन को हम बीच में रख देते हैं और यहाँ पर पहले कार्बन और इस चौथे कार्बन के बीच एक ब्रिज बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का एक अणु अल्फा डी ग्लूकोज के दूसरे अणु के साथ एक बॉन्ड द्वारा जुड़ गया है, जिसको हम ऑक्सीजन बॉन्ड कहते हैं, या इसका ज़्यादा फेमस नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये दोनों अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना चुके हैं तो अब इनके नाम हम अल्फा डी ग्लूकोज नहीं कहेंगे, इसका एक दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम हो जाएगा माल्टोज। तो अब इसका नाम हो गया है माल्टोज और इस आवंध का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक आवंध। तो माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु ग्लाइकोसिडिक आवंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस ग्लाइकोसिडिक आवंध में अल्फा डी ग्लूकोज की एक अणु का पहला कार्बन और अल्फा डी ग्लूकोज के दूसरे अणु का चौथा कार्बन आपस में जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। उम्मीद है कि बात आपको क्लियर हो गई है। एक विशेष बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि माल्टोज एक अपचायी शर्करा है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सुक्रोज एक अनअपचायी शर्करा है। यदि वो पॉइंट आपको समझ में आया है तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको, या फिर यहाँ पर ध्यान देंगे तो पिछली वीडियो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी हमने देखा कि माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, जिसमें एक अणु का पहला कार्बन दूसरे अणु के चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक आवंध बनाता है। अभी जोड़ने से पहले यदि हम बात करें तो देखिए पहले कार्बन पे यहाँ पे H और OH सलामत है। आप जानते हैं कि ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है यह हेमीएसिटल का निर्माण करता है और हेमीएसिटल की अवस्था में ग्लूकोज जो होता है टॉलन रिएजेंट को और फेलिंग विलयन को अपचयित करता है और अपचायी शर्करा कहलाता है। तो यहाँ पर इसके पहले कार्बन का H और OH सही सलामत है अभी तक, तो यह टॉलन रिएजेंट को और फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकता है और अपचयित कर लेगा तो इसको हम कहेंगे रेड्यूसिंग शुगर या हिंदी में कहेंगे अपचायी शर्करा। तो यह ग्लूकोज भी अपचायी शर्करा है और यह वाला अणु भी अपचायी शर्करा है क्योंकि पहले कार्बन का H और OH अभी तक सलामत है। आपने पिछले वीडियो में जब आपने ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी तो आपने देखा था कि पहले कार्बन पे ही CHO समूह था और पहले कार्बन पे ही हेमीएसिटल का निर्माण हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम पहले कार्बन को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब इन दोनों अणुओं के बीच जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो कहाँ बनता है? एक अणु का पहला कार्बन और दूसरे अणु के चौथे कार्बन के बीच। तो यहाँ पर जल का एक अणु बाहर होगा और यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बनने के बाद आप देखें तो यहाँ पर इस अणु का जो पहला कार्बन था इसका OH समूह गायब हो चुका है और इस वजह से अब यह जो अणु है यह टॉलन रिएजेंट या फिर फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा अणु है इसके पहले कार्बन का H और OH अभी तक ठीक ठाक है, सही सलामत है, यानी कि इसकी वजह से इस अणु की वजह से माल्टोज जो होगा वो फेलिंग विलयन को और टॉलन रिएजेंट को अपचयित कर लेगा और इस आधार पे हम कहते हैं कि माल्टोज एक अपचायी शर्करा है। उम्मीद है पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि माल्टोज को हम अपचायी शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ग्लूकोज का अणु ऐसा है जिसका हेमीएसिटल जो समूह है वह सही सलामत है, तो यह अपचयन कराएगा टॉलन रिएजेंट का भी और फेलिंग विलयन का भी, इसलिए हम माल्टोज को अपचायी शर्करा कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके टॉपिक को क्लियर करेगी। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि रेगुलर ही मैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता हूँ। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो से संबंधित अपने विचार को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री